गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में यूनिट फर्स्ट के अंदर स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बातें की थी। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बातें की थी, अदिश व सदिश राशियों के बारे में। तो स्टूडेंट्स, कल हमने अदिश व सदिश राशियों के योग के नियम के बारे में बात की थी, उसके घटाव के नियम के बारे में बात की थी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में बात की थी। आज हम सदिश राशियों के गुणनफल की बात कर रहे हैं, जिनमें से कल हम लोग सदिश राशियों का जो डॉट प्रोडक्ट है उसका एक अदिश गुणनफल है उसकी बात कर चुके थे। मैं वापस आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराना चाहती हूँ लास्ट से। तो देखिए जरा एक बार, गुणनफल के नियम जो कि 2 टाइप्स के थे। फर्स्ट था अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल, और जो सेकंड था वो था सदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल एंड सदिश गुणनफल। हमने अदिश गुणनफल उन क्वांटिटी के लिए नाम दिया था जिन 2 वेक्टर क्वांटिटी को अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करती हूँ तो जो आंसर आता है वो एक अदिश राशि आती है। जैसे यहाँ पर 2 वेक्टर क्वांटिटी हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दोनों को अगर मैंने डॉट प्रोडक्ट किया तो आंसर आया ओनली सी, जो हमें क्या बता रहा है, सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड के बारे में डिफाइन कर रहा है। सदिश गुणनफल की अगर हम बात करते हैं तो हमने देखा 2 क्वांटिटी ए वेक्टर बी वेक्टर, जिसको अगर हमने डॉट ना करके क्रॉस किया तो आंसर आता है इसका सी वेक्टर। मीन्स अदिश राशियों के अंतर्गत जो आंसर आता है वो एक अदिश राशि होती है, और जो सदिश राशियों के अंतर्गत आंसर आता है वो एक सदिश राशि होती है। तो इसके आगे हम लोग बात करते हैं कि कल हमने अदिश गुणनफल के बारे में डिस्कस किया था, आज उसमें हम सेकंड देखते हैं सदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल। तो स्टूडेंट देखिए, सदिश गुणनफल क्या होते हैं। अगर मैंने कोई 2 राशियां ली, ए वेक्टर और उसके मध्य साइन लगाया क्रॉस, उनके बिटवीन 2 राशियों के बिटवीन मैंने साइन यूज किया क्रॉस, तो जो आंसर आता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी आता है। इसको वेक्टर क्वांटिटी, ये आंसर कैसे आया, हम इसके बारे में पहले बातें करते हैं। जैसे सपोज कीजिए ये है ए, ये है एक राशि बी, जिनके बीच का एंगल है थीटा। तो आप जानते हैं ये ए ये बी और बीच में एंगल थीटा है। मैंने यहाँ क्या लिखा है, ए क्रॉस बी, मतलब मैं पहले किस पे हूँ, ए पे, फिर मैं जा रही हूँ बी के पास। तो देखिए इस राशि के लिए जो सदिश गुणनफल का आंसर एक सदिश ही आएगा, जो दिशा के बारे में बताएगा, वो हम हमारे राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। अगर सपोज कीजिए ये ए है, ये है, और ये है बी, ये ए है, ये है बी, मैंने मेरा राइट हैंड यूज लिया, पहले हाथ रखा, मैंने पहले मेरी पाम रखी ए पे, देन मैंने बी पे गई, रोटेट हुए, ए से बी पे रोटेट हुए, ए से बी पे। मैं ये नहीं कह रही हम बी से ए पे हुए, मैंने कहा ए से बी पे हुए। तो मेरा जो थंब है वो कहाँ है, अपर डायरेक्शन पे। तो ये किसके बारे में बता रहा है, डायरेक्शन के बारे में।
तो स्टूडेंट इस टाइम ए से जब बी की तरफ हम रोटेट होते हैं तो हमारा जो डायरेक्शन है वो ये है, जिसको मैंने कहा एन कैप, एक नेम दे दिया एन कैप। ये जो सदिश राशियों के बारे में जो एन कैप है वो हम किससे निकालते हैं? पेच के नियम से निकाल सकते हैं। आपने देखा होगा स्क्रू गेज के नियम से, आप पढ़कर आए हो। अगर मैं स्क्रू को इस डायरेक्शन पे घुमाती हूँ तो उसके बाहर आने की जो दिशा है वो क्या बताती है? धारा की दिशा के बारे में बताती है। मतलब वो किसके बारे में बताती है? डायरेक्शन के बारे में हमें लोगों को डिफाइन कर रही है। सो इसी तरीके से अगर ए और ये बी वेक्टर को मैंने अपने दाएं हाथ के नियम से भी फाइंड आउट कर सकती हूँ, इसने बताई धारा की दिशा या फिर इन दोनों के रिजल्टेंट की डायरेक्शन। स्टूडेंट इन सब चीज़ों को जो हम सबसे पहले ये अदिश और सदिश राशियों को पढ़ रहे हैं, ये बहुत ही ध्यान देने की चीज़ें हैं, क्योंकि यही है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के सब्जेक्ट को आगे फर्दर बढ़ाने वाली है। अगर हम इनको यूज़ करना नहीं जानते हैं तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को नहीं समझ पाएंगे, तो हमें बाकी सारी यूनिट्स क्लियर नहीं होंगी। तो यहाँ पे ध्यान अच्छे से देना है आप सभी लोगों को। तो देखिए हमने क्या निकाला अभी? ए क्रॉस बी। इसको मैं कुछ इस तरीके से बोल सकती हूँ, अगर ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर को सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका आंसर आता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और इन दोनों के बीच के एंगल के लिए आया हमारे पास में साइन थीटा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। लेकिन एक बार यहाँ ध्यान दीजिए, ये कैसी क्वांटिटी है? दोनों वेक्टर। हमें आंसर भी किस में लाना है? वेक्टर के अंदर। बट यहाँ देखिए ए क्या है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड तो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। बी क्या है? मैग्नीट्यूड, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। साइन थीटा क्या है? ये भी एक स्केलर है, क्योंकि जैसे साइन थीटा पे अगर मैं वैल्यू रखती हूँ साइन 30 तो उसकी वैल्यू आ जाती है 1.2, एक स्केलर आया। तो ये पूरा अभी क्या बन रहा है? स्केलर। मुझे इसको वेक्टर बनाने के लिए क्या करना होगा? एन कैप से मल्टीप्लाई करना होगा, और ये वैल्यू आ गई हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। तो यहाँ तक इसे लिख लीजिए कि क्रॉस मल्टीप्लाई की जो वैल्यू है वो किस प्रकार से निकाली जाएगी? ए बी साइन थीटा एन कैप। वहीं अगर मैं कल की बात करूं अदिश के लिए, तो हमने बात की थी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ये वाली टर्म की बात की थी हमने। आज हम बात कर रहे थे इसकी। स्टूडेंट्स वहीं अगर ये सोचिए, अगर आप हमें ए क्रॉस बी की बजाय क्या निकालना है? बी वेक्टर क्रॉस में ए वेक्टर। अगर मुझे बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर निकालना है, मैंने इस टर्म को क्या कर दिया? अपोजिट कर दिया। तो मैंने मेरा इस तरीके से देखेंगे, हम अपना पहले पाम कहाँ रखेंगे? बी पे, देन इसको रोटेट करके कहाँ लाएंगे? ए पे। मतलब ये कुछ सिचुएशन ऐसी बनी, ये था ए, ये था बी, ए पे रखा पाम और इसको कहाँ ला रहे हैं? बी से ए पे। तो ये क्या बना? बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए। तो हमारा जो थंब का डायरेक्शन है वो कहाँ है? डाउनवर्ड डायरेक्शन पे है। तो इसकी डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी उस टाइम? ये डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं बी वेक्टर क्रॉस ए के लिए भी वही, बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। ये तो यहाँ तक एज इट इज आया, लेकिन जो एन कैप है अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन का था, ये निगेटिव का है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस एन कैप। तो ये मेरे पास में क्या आया? बी वेक्टर क्रॉस में ए वेक्टर इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड है इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी लिखें चाहे बी ए लिखें, ए बी साइन थीटा एन कैप, और यहाँ लगा देते हैं माइनस। तो इसमें देखिए अगर हम ए क्रॉस बी वेक्टर करते हैं और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करते हैं तो ये एक दूसरे के कैसे होते हैं? रिवर्स होते हैं, इनकी डायरेक्शन बदल जाती है। तो हम कह सकते हैं कि ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी में लिख सकते हैं।
तो आपने देखा जब हम कल कर रहे थे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, लेकिन वहीं अगर हम निकाल रहे थे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तब भी आंसर सेम आ रहा था। मतलब कि अदिश राशियों का गुणनफल, अदिश राशियों का जो गुणनफल होता है वो क्रम विनिमय को तो शो करता है, क्रम विनिमय को बताता है, लेकिन ये अपने क्रम विनिमय को नहीं बताता। ये नहीं कहता कि इसके क्रम को आप चेंज कर दीजिए। तो यहाँ तक का हमारा क्लियर हुआ हमने जो पढ़ा। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसमें और अभी टर्म्स निकाल सकते हैं। देखिए ज़रा कि अगर मैं आप लोगों से इनकी प्रॉपर्टीज की बात करूं, सदिश गुणनफल के गुणधर्म, सदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल के गुणधर्म, मतलब कि इंग्लिश में हम इसे लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर या फिर क्रॉस प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसको लिखिए, सदिश गुणनफल के गुणधर्म या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर क्रॉस वेक्टर। तो हम यहाँ पे इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी लिख सकते हैं कि यह है क्रम विनिमय को नहीं दर्शाता। मतलब कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस में ए वेक्टर। यह क्रम विनिमय को नहीं दर्शाता। हम लिख सकते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अच्छा, जब ये नहीं होता तो फिर क्या होता है? ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर इज इक्वल टू, माइनस में आता है साइन, माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस में ए वेक्टर। स्टूडेंट, इस वाली बात के बारे में आपको मैं बता चुकी हूँ कैसे आया कि अगर मैंने ये ए है ये बी है, ए से बी गई तो ये डायरेक्शन थंब की डाउनवर्ड, और बी से ए आती हूँ तो अपवर्ड डायरेक्शन। मीन्स ये कैसे बता रहा है कि एक अगर नेगेटिव है तो दूसरा कैसे होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन को बताना चाहता है। तो इसको लिखिए, नेक्स्ट लिखिए कि सदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल बंटन के नियम की पालना करता है। सदिश नियम, सदिश गुणनफल बंटन के नियम की पालना करता है। कैसे करता है स्टूडेंट्स? ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अगर हम लिखते हैं, मैंने क्या लिखा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो ये जो है ए वेक्टर पहले इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला ए वेक्टर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमने लिखा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस में सी वेक्टर। तो इनको हम कैसे कर सकते हैं? अलग अलग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो सदिश गुणनफल है वो बंटन के नियम को पालना करता है। आगे देखिए, इसके अंदर अगर हम इसमें फाइंड आउट करें, जैसे कल हमने अदिश रूल में किया था कि ए कैप के लिए आई कैप, दो यूनिट वेक्टर को अगर हम
सदिश गुणनफल कराते हैं तो क्या आएगा हमारे पास में, आई कैप क्रॉस में आई कैप, एक ये लिया। मैं बात करती हूँ जे कैप क्रॉस जे कैप, और नेक्स्ट बात करते हैं के कैप क्रॉस के कैप। तो इसके लिए देखिए क्या आना चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप एंड के कैप क्रॉस में के कैप। तो देखिए कैसे आएगा ये। यहां हम जानते हैं, मैं साइड में लिख देती हूं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड एंड साइन थीटा एंड कैप। देखिए स्टूडेंट्स, आई कैप क्रॉस आई कैप, यहां हम कैसे लिख सकते हैं इसको। मैंने इसको लिखा 1, आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, इस आई कैप का मैग्नीट्यूड 1। अब लिखना है साइन थीटा। आई और आई के बीच में साइन का वैल्यू कैसा होता है, आई और आई के बीच में साइन की जो टर्म होती है वो कैसी होती है, 0। अब 0 होती है तो साइन 0 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ से सीधा इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं 0। हमें इसमें डायरेक्शन देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा मैग्नीट्यूड क्या हो गया, ऑलरेडी 0 हो गया है। तो इसके बारे में बात करते हैं जे कैप क्रॉस जे कैप के लिए। इसका मैग्नीट्यूड 1, यहाँ मैग्नीट्यूड 1 और साइन 0, तो इसकी वैल्यू भी कैसी हो गई हमारे पास में स्टूडेंट्स, 0। यहाँ देखिए 1 मैग्नीट्यूड के का, अगेन के का मैग्नीट्यूड, और ये कितना आया इसके बीच का एंगल, साइन 0, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई है, 0। तो हम कह सकते हैं कि इस फॉर्मूले से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप से हमने इनके सेम यूनिट वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करके इनकी वैल्यू देखी कि वो कितनी शो होती है, हमें 0 प्राप्त होती है। तो इसके बाद में हम इसमें नेक्स्ट देखना चाहते हैं सेम, ये तो अभी थे सेम यूनिट वेक्टर। अब हम बात करते हैं इनके लंबवत यूनिट वेक्टर्स के लिए, तो वो आएंगी आई कैप, मैंने एक लिखा जे कैप। तो देखिए वही फॉर्मूला लगाना है, आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना है, 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड कितना है, 1, साइन, और इसके बीच के जो एंगल है आई, अगर ये होता है आई जे के, तो आई और जे के बीच में कितना एंगल होता है, 90 डिग्री, और एन कैप। तो यहाँ पे ध्यान देने के लिए बात है, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अगर ये ए है ये बी है तो अपवर्ड डायरेक्शन कैसी होती है, इसके डायरेक्शन के लिए बताती है। अगर मैंने कहा ये है आई ये है जे, ये है आई ये है जे और ये है के, मैं कहाँ जा रही हूँ, आई से जे के पास। देखिए आई है ये जे है, ऐसे रखा अपना हैंड, आई से जे के पास गए, तो इसने क्या डायरेक्शन दी, ये वाली। ना तो इसने आई बताया और ना ही जे बताया, इसने अपनी एक नई थर्ड डायरेक्शन दी जिसे हमने कहा के कैप। तो 1 1 और ये साइन 90 भी कितना हो गया हमारे पास में, 1। तो इसकी वैल्यू आई, आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू 1 है और के कैप से मल्टीप्लाई होकर क्या बना, के कैप। आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप। स्टूडेंट ध्यान देने के लिए बात यह है, जब भी हम किसी भी दो का क्रॉस प्रोडक्ट अगर कर रहे हैं तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो इससे भी परपेंडिकुलर होगा और इस वाली टर्म से भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। इसमें ही नेक्स्ट देखिए, ये इसका ए था, बी अगर लिखे तो जे कैप क्रॉस के कैप, तो जे का मैग्नीट्यूड 1, के का मैग्नीट्यूड 1, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो मैंने लिखा इसको कितना, साइन 90 डिग्री, और एन कैप। जे और के, अभी देखिए आई था जे था ये के था, आई जे और के, हम कहाँ जा रहे हैं, जे के पास से के, तो जे ये है के, जे और ये है क्या, के।
जे क्रॉस के कैप। तो इसने क्या बताया हमको, एक ऐसी वैल्यू देनी है, आई कैप दे दी मैंने, जैसे एक ऐसी वैल्यू जो जे से भी 90 डिग्री पे हो और के से भी 90 डिग्री पे हो, तो वो दोनों से 90 डिग्री पे होने वाली कौन सी वैल्यू है, आई कैप। सिमिलर अगर हम करते हैं के कैप क्रॉस आई कैप, तो इसका वैल्यू आएगा हमारे पास में जे कैप। फर्दर आप देखिए, मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि जो सदिश गुणनफल होता है वो क्रम विनिमय को नहीं दर्शाता है। सदिश गुणनफल क्रम विनिमय को नहीं दर्शाता है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ से लिख सकते हैं एक नया 5th पॉइंट कि आई क्रॉस जे, क्या आ रहा था हमारे पास में, के कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप। क्रम विनिमय नहीं होता तो अगर मैं इसको क्या करूंगी, जे कैप क्रॉस आई कैप, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का के कैप। जे कैप क्रॉस आई कैप, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का के कैप। अगेन देखिए, जब हम इसमें नेक्स्ट निकालते हैं, जे क्रॉस के क्या होता है, आई कैप। क्रम विनिमय नहीं होता, मतलब के क्रॉस जे करते हैं, के क्रॉस जे करते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का आई कैप। और 7th के कैप क्रॉस आई कैप जे कैप होता है, अगेन क्रम विनिमय कर दूं इनका मैं, तो आई कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू माइनस का जे कैप। तो हमारे पास में कुछ इस प्रकार से कुछ 6 टर्म्स बनती हैं जो हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के सभी क्वेश्चंस के अंदर ये 6 टर्म्स यूज में आती हैं। तो इनको आप एक बार राइट डाउन कर लीजिए और देखिए कि इनको हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आगे हम चलते हैं, इसके बाद में मैं इसको एक बार लिखने के बाद में एक बार इस तरीके से देख लीजिए, अगर आई जे और ये है के, अगर हम आई से जे को चलते हैं तो आंसर आता है सामने वाला के, जे से के को चलते हैं तो आंसर आता है आई, के से आई को चलते हैं तो आंसर आता है इसके सामने का जे। मैंने ये डायरेक्शन चूज करी है। अगर मैं इसी डायरेक्शन के अपोजिट चलती हूँ, मैं चलती हूँ आई से के की साइड में, तो डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो इसको लिखेंगे आंसर में सामने वाले के लिए माइनस का जे कैप। के से जे चलते हैं तो इसमें आंसर आएगा माइनस आई कैप, और जे से आई चलते हैं तो इसका आंसर आता है माइनस में के कैप। तो आप इसको सिर्फ उसके जो गुणधर्म है वो हमने निकालना सीख लिए हैं, लेकिन आप इसको इस टर्म से भी याद रख सकते हैं क्योंकि ये हमें सभी क्वेश्चनों के अंतर्गत काम में आने वाला है। आगे देखिए, अब हम देख रहे हैं दो सदिश हैं, उनका प्रोडक्ट करना है उनके कार्टेशियन फॉर्म के अंदर। सदिश गुणनफल दो सदिशों का कार्तीय निर्देशांक, कार्तीकीय निर्देशांक के रूप में। तो देखिए, इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन कार्टेशियन फॉर्म, टू वेक्टर्स इन कार्टेशियन फॉर्म। तो इसको लिखिए
इसमें हम देखते हैं कि अगर मैं किसी भी दो वेक्टर्स को उनके कार्टेशियन फॉर्म में लिखती हूँ तो इसके लिए गुणनफल क्या आएगा। जैसे सपोज करो मैंने दो सदिश लिए, एक सदिश माना ए वेक्टर। इसमें जो ए वेक्टर है मैंने इस सदिश को इस तरीके से चेंज कर सकती हूँ, ए एक्स, इसका एक्स कंपोनेंट आई कैप के लिए प्लस वाई कंपोनेंट जे के लिए प्लस ए जेड और के कैप। ये वेक्टर ही है जो बस तीनों ही अलग अलग डायरेक्शन में बता दिए गए हैं। एक्स वाई और जेड डायरेक्शन के लिए हमने इसको देखा। हम देखते हैं कि आगे मैंने इसको बी वेक्टर को इस तरीके से लिख सकती हूँ। जब दो सदिश लेने हैं तो बी वेक्टर के लिए बना बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ये क्या बन गए हैं, दो वेक्टर्स। अब मुझे इन दो वेक्टर्स का गुणनफल करना है, इन दो वेक्टर्स का गुना करना है, मतलब कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि यहाँ पे सब में कॉमन क्या है, आई जे के। मैंने इसमें एक मैट्रिक्स फॉर्म कर दी है, मैट्रिक्स बना दी। क्या, आई जे और के फॉर्म में है। पहले कौन आ रहा है, ए वेक्टर। तो ए वेक्टर का आई कैप के कंपोनेंट में क्या लिखा हुआ है, ए एक्स, जे में लिखा है ए वाई, के में लिखा है ए जेड। तो यहाँ से देखिए आई के कंपोनेंट में है इसका ए एक्स, जे के कंपोनेंट में है इसका ए वाई, के कंपोनेंट में है इसका ए जेड। सेम बी के लिए लिखेंगे, बी के लिए लिखा आई कैप का कंपोनेंट बी एक्स, जे कैप का कंपोनेंट बी वाई और जेड कैप का कंपोनेंट बी जेड। हमने इसमें तीनों लिख लिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के अंदर ये स्टूडेंट। अब इसके बाद में अगर मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए इसको मैट्रिक्स फॉर्म में सॉर्ट आउट करती हूँ तो मेरे पास में इसका आंसर आ जाता है। एक बार आप ये भी देख लीजिए हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे कैसे। तो देखिए इसे बनाए आप पहले प्लस का आई कैप, सेकेंड वाली टर्म को बनाया जाता है माइनस और थर्ड को बनाया जाता है प्लस। तो देखिए मैंने सबसे पहले आई कैप को लिया, आई कैप को लिया और इसके बाद में इसको छुपाया, इसके नीचे वाली लाइन को, इसके साइड वाली लाइन को। तो कौन बचा, सिर्फ ए वाई बी जेड, बी वाई ए जेड। तो मैंने यहाँ लिखा ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड। फिर लगाना है जे कैप के लिए, तो इसके लिए लिखा हमने माइनस का जे कैप। माइनस के जे कैप के लिए इसके ये वाली लाइन हटाई और ये वाली लाइन हटाई तो सिर्फ ये दो बचे। इसके लिए लिखा ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड प्लस के लिए के कैप के लिए इसकी ये वाली लाइन हटाई और ये लाइन हटाई तो सिर्फ बचे ये दोनों। तो यहाँ लिखा हमने ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई। इसको लिखने के बाद में हमने जस्ट इनको सॉल्व किया। सॉल्व कैसे किया, मैट्रिक्स को हमने लिखा आई कैप को आई कैप, इसे लिखा क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, ए वाई बी जेड ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई माइनस जे कैप ए एक्स बी जेड ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड। सिमिलर के कैप के लिए के कैप ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। तो फर्दर आप जब इसको सॉर्ट आउट करते हैं
जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में इसका आंसर मिल जाएगा। तो स्टूडेंट देखिए, हमने अभी अभी सीखा कि सदिश के गुणनफल को किस तरीके से करते हैं, किसी भी दो प्रोडक्ट के वेक्टर को फाइंड आउट कैसे करेंगे। एक बार आप इसको लिख लीजिए सारी टर्म्स को, और इसके बाद में हम एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो इसका जो एक क्वेश्चन है उसको हम लिखते हैं कुछ इस तरीके से। इसका एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं जो हमने लिखा, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, मैंने सपोज किया एक वेक्टर लिया ए वेक्टर जिसकी वैल्यू है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और बी वेक्टर है i कैप माइनस 2j कैप प्लस में 3k कैप। ये लिया, हमें क्या निकालना है, ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर, ये फाइंड आउट करना है। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये कितना होगा। तो एक बार आप इसको ट्राई करने के लिए बेटर होगा आप इसको एक बार खुद ट्राई करिए, अदरवाइज हम इसको देखते हैं। ए वेक्टर को क्रॉस बी वेक्टर, मैंने बताया आपको इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, तो सीधा लिखिए मैट्रिक्स फॉर्म। ए आई जे और के आई जे के तीनों फॉर्म में है, तो मैंने इसका ले लिया कंपोनेंट आई जे और के। आई के लिए ए का क्या है मल्टीपल 2, जे के लिए मल्टीपल है -1, इसके लिए है +1। आई के लिए मल्टीपल है बी का +1 -2 और +3। यहां तक कि हम लोगों ने बात करी। देन मैंने अभी आपको बताया मल्टीपल करने के लिए मैं सबसे पहले आई कैप के कंपोनेंट को कर रही हूं, इसको प्लस रखते हैं, इसे माइनस और इसे प्लस। तो देखिए आई कैप, इसके लिए मैंने किया इन दोनों को मल्टीप्लाई और इनका मल्टीप्लाई, तो इसका मल्टीप्लाई देखिए -1 -2 1 + 3 माइनस जे कैप, इसको हटाया इसे हटाया 2 + 1 और ये 1 + 3। के कैप के लिए लिखा हमने पॉजिटिव का के कैप, इसके लिए लिखा 2 + 1 -1 और माइनस का 2। आगे इसको फर्दर जब हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। देखिए आई कैप एज इट इज रहेगा, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें क्रॉस, तो पहले +3 का -1 के साथ कितना आया -3 लगाया माइनस, और फिर इसका किया -2 का 1 के साथ कितना आया -2 माइनस जे एज इट इज। यहां देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई पहले 3 का 2 के साथ और 1 का 1 के साथ, तो 3 का 2 के साथ आया 6 और इसको लगाया माइनस और +1 का मल्टीप्लाई किया तो +1। के कैप के लिए देखिए 2 का 2 के साथ करेंगे, ये माइनस का है तो ये कितना आया -4, माइनस का साइन लगाया और इसका मल्टीपल हुआ कितना -1। तो क्या बैठा हमारे पास आंसर, आई कैप के लिए आया प्लस हो गया ये, तो देखिए इसको लिखा हमने प्लस, तो -3 + 2 कितना हो गया -1, माइनस का जे कैप और माइनस का आया 5 के कैप प्लस के कैप, ये आया माइनस और ये बन गया प्लस का 1, तो मीन -3। तो क्या बना फर्दर -i कैप प्लस 5 जे कैप और माइनस का
3k कैप। तो हमने देखा कि हमने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास में जो आंसर आया वो कुछ इस तरीके से आया कि हमने कहा हमने एक वेक्टर क्वांटिटी लेकर चले थे और हमारा आंसर भी किस में फाइंड हुआ, वेक्टर में ही। तो इसीलिए हमने कहा था क्रॉस प्रोडक्ट के लिए कि सदिश राशियों का गुणनफल कर रहे थे हम इसमें। तो आगे देखिए, अगर हम इसका कुछ फॉर्मूले देखते हैं तो जो इनके भौतिक फिजिकल मीनिंग है, स्टूडेंट जो दो राशियां होती हैं सदिश राशियां, उसका जो फिजिकल मीन होता है, फिजिकल मीन क्या होता है, मीन्स भौतिक अर्थ क्या है इसका, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो इसका जो भौतिक अर्थ है बेसिकली वो हम लोगों को पैरेललोग्राम के फॉर्मूले को बताने के लिए काम में लिया जाता है। जैसे सपोज कीजिए मैंने इसको लिया बी वेक्टर, इसे माना ए वेक्टर, बी वेक्टर ये ए वेक्टर, इनके बीच का एंगल है थीटा। मुझे इन दोनों के लिए एक पैरेललोग्राम बनाना है, तो मैं इसको क्या कर सकती हूँ, बी वेक्टर को पैरेलल शिफ्टिंग कर सकती हूँ, ऊपर रख सकती हूँ एज इट इज। तो ये आया बी वेक्टर और ये क्या बन गया, इसके लिए पैरेलल शिफ्ट से ही ये बन गया क्या, ए वेक्टर। तो आपको मालूम है पैरेललोग्राम के लिए जो फॉर्मूला होता है वो बेसिकली क्या होता है, ये वाली डिस्टेंस इनटू में ये डिस्टेंस। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इसकी, ये बन गई ए है, ये थीटा है, तो ये बन गया ए कॉस थीटा, और ये वाली डिस्टेंस कितनी बन जाएगी, ए साइन थीटा। तो मैं इसे यहाँ लिख सकती हूँ ए साइन थीटा। तो आप देखिए दोनों डिस्टेंस को एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ किया, लंबाई इंटू चौड़ाई की। तो लंबाई कितनी थी बी और ये कितनी थी ए साइन थीटा, और एक डायरेक्शन लगा दिया एन कैप। तो ये फॉर्मूला किसका बना, ऐसे लिख सकते हैं हम इसे ए बी साइन थीटा एन कैप। तो ये क्या बना स्टूडेंट्स, इसी से ही हमने देखा कि ये बना ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर। तो ये इसका क्या है, फिजिकल मीन। और इसी के द्वारा आपको पता है पैरेललोग्राम का जो हाफ होता है, डायगोनल से हाफ, विकर्ण से हाफ, वो क्या होता है उसका, त्रिभुज का। तो मैं त्रिभुज का नियम भी निकाल सकती हूँ इससे, इसको हाफ करके 1/2 ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर। ये क्या निकला इसके लिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो स्टूडेंट आपका इसी के साथ में ही जो वेक्टर है वो फिनिश हो चुका है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं वो स्केलर एंड वेक्टर फील्ड्स पढ़ने वाले हैं, डाइवर्जेंस पढ़ने वाले हैं, कर्ल पढ़ने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा। ये सारी चीज़ें आप लोग अपनी 11th 12th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन हमने फिर भी इस क्लास में इसको इसलिए पढ़ा क्योंकि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जब आगे पढ़ने वाले हैं तो बेसिकली हम लोगों को ये वाले सारे फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए, हम तभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को क्लियर कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।